और उत्तर प्रदेश चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव की तरफ से पहला रिएक्शन, पहला उनका ट्वीट आया है। अब से करीब आधे घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि हमने दिखाया बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है, जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ाने के लिए धन्यवाद। बीजेपी का आधा भ्रम दूर हो गया है, जनहित का संघर्ष जीतेगा। यानी कि अपनी हार में भी एक जीत देख रहे हैं अखिलेश यादव और अपनी हार में भी उम्मीद को तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव की तरफ से यह ट्वीट कि हमने दिखा दिया कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है और जनता ने हमारी सीटें जो हैं वो 2.5 गुना बढ़ा दी हैं, वोट परसेंटेज 1.5 गुना बढ़ा दिया है। बीजेपी की जो सीटें घटी हैं ये आगे निरंतर और घटती रहेंगी। हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है और बाकी का कुछ अगले कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। और कोई ये सोच रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के बाद अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, उनकी तरफ से रिएक्शन क्या आता है। तो अब से कुछ देर पहले उनकी तरफ से ये ट्वीट आया है और उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद कह रहे हैं। अपनी हार में भी एक सकारात्मक पहलू को ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ गई, यानी कि समाजवादी पार्टी की सीटें 2017 के चुनाव के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ गई और वोट परसेंटेज जो है वो 1.5 गुना बढ़ गया। संजीव जी हमारे साथ स्टूडियो में। संजीव जी, अपनी हार में भी एक पॉजिटिविटी को तलाशना, अपनी हार में भी एक जीत को देखने की कोशिश अखिलेश यादव की यहाँ पर किस तरह से देखा जाए? इसको बिल्कुल गलत नहीं कहा जा सकता। ये पॉलिटिकल जो मैच्योर पॉलिटिशियन की को यही करना चाहिए। कल देखिए 47 सीटें थी पिछले बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश की, और वो तब थी जब वो राहुल गांधी के साथ भाई भाई मिलकर चुनाव लड़े थे। अब वो 47 से बढ़ के 125 तक पहुंच जाना, तो ये तो बिल्कुल किसी के लिए बड़ी बड़ी जीत है। ठीक है, वोट परसेंटेज तब उनका 21.82% था। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस भी कर गए, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। बीजेपी के फ्रंट से देखेंगे या ओवरऑल देखेंगे तो मिस किए हैं। लेकिन अब आदमी क्या करे, मुझे तो ये लग रहा था ऐसा ना हो कि ईवीएम को दोष दे दें। 2 दिन पहले से जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, ये बड़ी बात आपने कही। आपको लग रहा था कि कहीं ईवीएम को दोष न दे दें। अपने ट्वीट में कहीं ईवीएम का जिक्र नहीं किया। ये पॉजिटिव चीज, मैं इसमें बहुत सारा सकारात्मक देख रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति सकारात्मक हो तो उसके साथ हमें पॉजिटिव हो जाना चाहिए। जैसे 2 दिन पहले उन्होंने जिस तरह से सपा ने पूरे प्रदेश में ईवीएम किया, मतलब और अधिकारी इतने सीधे हो गए, मुझे तो आश्चर्य लग रहा था कि बेचारे डीएम एडीएम खोल के अपनी गाड़ियां दिखा रहे थे, भैया देख लो ये वो वाली नहीं है। तो जबकि अधिकारी सामान्यतः ऐसे नहीं होते हैं, फिर भी करा। तो इसके बावजूद तो हुआ क्या है कि इनके 47 सीटें की तो बढ़ गई हैं। वोट परसेंट 21.82 से बढ़ के 31 से ऊपर पहुंच गया, 32.1% पहुंच गया है। लेकिन अखिलेश जी ये भूल रहे हैं कि भाजपा का वोट परसेंट इतने के बावजूद बढ़ा है। 2% बढ़ गया, 2% बढ़ा। 39.67% था जो करीब 42% हो गया, 41.5%। तो अब भाजपा को तो कोई नुकसान नहीं पड़ा, सीटें घट गई क्योंकि आपने समीकरण बना लिए। तो अब इनको लोकसभा चुनाव, ये जो परिणाम इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी, एक बार फिर से मैं समझना चाहता हूं, ये परिणाम कोई साधारण परिणाम नहीं है। क्यों ये बहुत बड़ी जीत है? क्यों इस मैंडेट को इतना अहम माना जा रहा है? इसको समझना बहुत जरूरी है। वही मैं कर रहा हूं, ये समझना। इसको बिल्कुल परसेंटेज पे, अगर उन्होंने परसेंटेज की बात अखिलेश ने कर दी है तो हमें अपने दर्शकों को भी परसेंटेज से समझाना पड़ेगा कि जनता को, जो बीजेपी को जनता का समर्थन था वो नहीं घटा है। क्यों? पूरा ओवरऑल वोट परसेंटेज बहुत नहीं बढ़ा। 59%, 60%, 62% को लगभग इसके आसपास वोट पड़े। वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले करीब वही है। इसका मतलब अगर एक छोटा सा लिटल मान लीजिए 1 लाख वोटर है, उसमें से 60,000 वोटर वोट डालने कहीं पहुंचा। ठीक है, उस 60,000 में से पिछली बार 39,670 ने बीजेपी को वोट दिया था, इस बार 42,000 ने दिया। पिछली बार सपा को 21,820 ने दिया था, इस बार 32,000 ने दिया। तो सपा भले खुश हो ले कि हमने 10,000 वोट बढ़ा लिए अपने उस 1 लाख के उसमें, लेकिन ओवरऑल बीजेपी जबकि एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी का जो घटाव है सीटों में ये आगे निरंतर जारी रहेगा, ये वाला कॉन्फिडेंस कहां से? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अखिलेश लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अखिलेश फिर कोई नया समीकरण बनाने की सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे अभी से ये लग रहा है कि अखिलेश छुआछूत का शिकार हो जाएंगे, जो नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी इनके साथ, राहुल गांधी इनके साथ आए, बुरी तरह हार गए। इसके बाद मायावती आई, उन्होंने इनसे दूरी बना ली, और अब जयंत चौधरी की भी दुर्दशा हो गई है। तो ऑब्वियसली अब अगले लोकसभा चुनाव में इनके साथ कौन होगा ये नहीं पता, लेकिन ये तय बात है कि अखिलेश ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अपने बूते उसने पार्टी। ठीक है, मतलब आप इस ट्वीट को सकारात्मक तौर पर देखते हैं। कहीं उन्होंने कोई शिकायत ईवीएम को लेकर नहीं की, कोई और बहाना बनाने की कोशिश नहीं की। जो परिणाम आया उसे स्वीकार किया है और आगे बढ़ते जाने की उम्मीद आपको इसमें नजर आ रही है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट में जो पहला रिएक्शन है
वो पॉजिटिव है हार के बावजूद। मैं आपके पास आऊंगा, एक रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से जनता को आभार कहा। पीएम मोदी ने कहा है कि यूपी में प्रधानमंत्री तो यूपी ने कई दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को दोबारा चुने जाने का यह पहला उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार चुनकर सत्ता में वापस आई। प्रधानमंत्री जी का ऐसे अभिवादन करें, अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4 के चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आ चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आ चुकी। पीएम मोदी ने 5 राज्यों के चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर जनता का आभार जताया है। बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता के फैसले के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, विशेष तौर पर हमारी महिलाओं और युवाओं का, जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। हालांकि पीएम मोदी ने इस दौरान विशेष तौर से उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने अपने वादे को पूरा करके भी दिखाया है। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री को दोबारा चुने जाने का ये पहली मिसाल है। यूपी में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार चुनकर आई है। उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी इशारों में हमला किया। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया। पीएम ने कहा, मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन परिवारवाद लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतदाताओं का आभार व्यक्त करें, मतदाताओं का गौरवगान करें। तो बीजेपी ने किस तरह से जीत का चौका लगाया है, जिसके बाद देश भर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जश्न मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी ने बम्पर बहुमत के साथ जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में योगी की जीत पर पीएम मोदी ने जनता का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के लोगों के प्यार ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया है। आज सीएम योगी दिल्ली भी आ सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी अब अपने गुजरात प्लान पर भी लग गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन करेंगे। संजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि एक बहुत लंबी लिस्ट थी फैक्टर्स की, जिसमें महंगाई भी था, जिसमें बेरोजगारी भी था, जिसमें कोरोना भी था, और विपक्ष ने इस लंबी लिस्ट के सहारे कहा था कि अब वो छवि नहीं रही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की छवि को कोई डैमेज नहीं कर पाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, इस चुनाव ने बता दिया। देखिए, वही बात है, हम लोग जो अभी एक राउंड बात कर चुके हैं कि मोदी जो ब्रांड है वो इतना मजबूत हो गया कि उसके लिए पैरेलल एक उतना ही बड़ा ब्रांड डेवलप करना पड़ेगा किसी को। वो कुछ लोग कह सकते हैं कि अब केजरीवाल आ रहे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि उधर से ममता बनर्जी आ रही, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। लेकिन मोदी बनने के लिए आपको पहले अपने राज्य में मजबूती से 3-4 बार मुख्यमंत्री, फिर इसके बाद कहीं और जाके
मजबूत करना, प्लस उसके पीछे आपके पास आरएसएस, उसके आनुषंगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी, उस तरह का एक पूरा नेटवर्क चाहिए जो आपके साथ आंख बंद करके आपके पीछे खड़ा हो। आप देखिए मोदी के साथ उनकी पार्टी, उनका मातृ संगठन जो आरएसएस है, वो सब मजबूती से खड़े हैं। तमाम बातें होती हैं कि संघ नाराज हो गया, कोई कहता है कुछ हो गया, इसके बावजूद जब मोदी की बात आती है तो सब साथ में खड़े हो जाते हैं। तो जब आप परिवार के मुखिया तक आपके साथ खड़े हों, और मोदी उसको शो भी करते हैं, मोदी कभी छिपाते नहीं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। लेकिन 2014 से लेकर 2022 लोकसभा से लेकर हर राज्य, यहां तक कि छोटे से छोटा चुनाव, आप एक ही नेता के चेहरे पर लड़ रहे हैं और उस नेता ने अपनी छवि को वैसा ही बना के रखा है, बल्कि और मजबूत किया। ये कैसे संभव हो पाता है? तो ये नेता के ऊपर है ना कि आपके पास एक नेता है। समस्या कांग्रेस में यही तो शुरू हुई कि उनके पास नेता नहीं बचा। वो खूब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और बाहर से कोई नेता लेना नहीं चाह रहे। तो जब आपके पास नेता है, और ऑब्वियस बात है, जैसे हम लोग घर में नहीं कहते कि घर में भाई एक चेहरा होता है, तो आप जैसे पत्रकार हैं तो आप अपने घर के चेहरे होंगे तमाम बार। तो अब ये पूरी पार्टी, वो उस पार्टी को एक परिवार की तरह मानते हैं, वो लोग संघ परिवार उसको कहते हैं, और उसका एक चेहरा है जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए उन्होंने दिया हुआ है। हो सकता है वो सोशल डिस्कोर्स के लिए मोहन भागवत अपने आप को रखे हो सकता है वो मजदूर डिस्कोर्स के लिए भारतीय मजदूर संघ के किसी व्यक्ति को रखे हो। तो पॉलिटिकल के लिए ये एक जो समीकरण है जिसकी चर्चा बड़ी होती है, जिन कई नेताओं ने कई सालों तक इस्तेमाल किया समीकरण, MY समीकरण। इससे पहले से मुस्लिम यादव समीकरण कहते थे, लेकिन क्या ये बदलकर अब मोदी योगी समीकरण हो गया है? क्या एक नया वोट बैंक जो विकास का वोट बैंक है, आप समझते हैं कि वो आया है इस चुनाव में? देखिए, यूपी के लोग तो इसको मोदी योगी समीकरण मानते हैं, लेकिन कल आपने ध्यान दिया होगा कि जो भाजपा की नेशनल लीडरशिप है वो अचानक योगी को मोदी के साथ नहीं खड़ा करना चाह रही है। वो इसको यूथ के साथ जोड़ रही है, वो वाई को यूथ कह रही है, वो एम को तो मोदी मानने को तैयार है। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को नकार तो नहीं सकते? कोई नहीं नकार सकते। लेकिन अभी सेंट्रल लीडरशिप, कल हम लोग ने इतनी सेंट्रल लीडरशिप की बातें सुनी, वो MY कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वाई फॉर यूथ हो गया, वाई फॉर योजनाएं हो गया, वो ये कर रहे हैं। तो लेकिन अभी भी इतनी इनकी मजबूरी है। आप देखिए पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है, मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी की होती है। ऑफिशियल नंबर 3 मिल गया है क्या बीजेपी को? नहीं कह सकते, अभी भाजपा के स्वभाव के चलते कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जनता की नज़र में, कार्यकर्ताओं की नज़र में बिल्कुल वही स्थिति है जैसे अचानक एक दौर में मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में तमाम घटनाएं हो रही थी, पूरे देश में एक मोदी की एक इमेज बन रही थी, लोगों को लग रहा था मोदी आएंगे तो ठीक होगा, मोदी आएंगे तो ठीक होगा। अच्छा, ये कांग्रेस मुक्त भारत वाली बात थी, पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन कल के चुनाव परिणामों ने तो वाकई कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ और आगे बढ़ा दिया। नहीं, वो कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, और तमाम लोग कहते हैं कि इसमें आरएसएस के तमाम लोग, दरअसल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब आंदोलन हो रहा था उसमें आरएसएस पूरे मन से जुटा था, और उसकी लीडरशिप अरविंद केजरीवाल ने संभाली। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है, जितनी कनाडा की आबादी है शायद उससे ज्यादा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिले। हाँ, मिल गए होंगे ऑब्वियस है भाई। बीजेपी को अगर है क्या, हम 24 करोड़ आबादी भी तो है ना उत्तर प्रदेश की जी। तो अब अच्छा, अब ये जो हम लोग दिखा रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी, आज तक हम एंटी इनकम्बेंसी वाली वेव सुनते थे, ये पहली बार है जब आपको प्रो इनकम्बेंसी वेव देखने को मिली हो। भाई एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो कोरोना, विकास, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, डेड बॉडी, ट्रेन्स, वो सब चीजें भूल के लोगों ने वोट दिया है ना। और कितनी 50-60 सीटें कम हुई हैं, 40-50 सीटें, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है भाई। 15% के बाद अभी तो मतलब इतने इनके पास है कि अगर अगली बार भी 15% और कम हो जाए तो भी सरकार बनाएंगे। अच्छा, केजरीवाल पर बात करना जरूरी है। जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है केजरीवाल की, वो कहां तक पहुंची इस परिणाम तो और बढ़ जाएगी। आप समझिए, केजरीवाल अभी तक एक नगर निगम टाइप के राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी एक चर्चा सुन रहे हैं कि दिल्ली की तीनों नगर निगम को मिला के एक कर देगी, तो आप समझिए कि दिल्ली के नगर निगम का जो मेयर होगा और मुख्यमंत्री में थोड़ा ही बहुत अंतर होगा। थोड़ा उनके स्कूल अलग होंगे, उनके स्कूल अलग होंगे, उनके अस्पताल होंगे, उनके अस्पताल, बाकी उनके पास न कानून व्यवस्था है न कोई इस तरह का काम है। तो अब आदमी की महत्वाकांक्षा तो है ही, तो उनको ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन देश में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप कौन ऑप्शन है, इसलिए क्योंकि देखिए राज्यों पे आप फोकस करते हैं ना कि कितनी जगह शासन है। तो अब आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो 2 राज्यों में, विपक्ष की पहली पार्टी कांग्रेस के अलावा, जो 2 राज्यों में शासन करने वाली है। जब चन्नी शपथ ले लेंगे तो 2 राज्यों में कांग्रेस के अलावा ये तीसरी पार्टी होगी, भाजपा कांग्रेस के अलावा ये तीसरी पार्टी होगी जिसके 2 राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। तो जब 2 इसका मतलब नंबर 3 पार्टी तो हो गई ना अगर राज्यों के हिसाब से देख लीजिए। और गोवा में 2 विधायक इनके जीत गए हैं। जैसा गोवा का चरित्र है, हो सकता है वो ना रुके इनके पास, लेकिन मान लीजिए रुके रहे किसी कारण से, तो 2 विधायकों वाली पार्टी वहां होगी, अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। उत्तराखंड में भी इनको थोड़ा सा वोट मिल गया है, शायद 5-6%। मतलब पॉजिटिव्स बहुत है इसमें आम आदमी पार्टी के लिए। मैं आपके पास लौटूंगा।
37 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत मिला है। 1985 में यूपी में कांग्रेस लगातार दूसरी बार चुनावों में जीती थी और यूपी में बीजेपी के एक नए रिकॉर्ड की तरफ बीजेपी आगे बढ़ी। पहली बार कोई सीएम कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से अपने पद की जिम्मेदारी को संभालेगा। वोट परसेंटेज के मामले में भी देखें तो 2017 का रिकॉर्ड टूट ही गया है। 2017 में करीब 40% वोट था, जो अब करीब 42% वोट हो गया है। यानी कि बीजेपी की सीटें भले ही घट गई हों, लेकिन वोट पहले के मुकाबले ज्यादा मिले हैं। बीजेपी को 3 करोड़ से ज्यादा वोट उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ये बहुत बड़ी जीत है और इन नतीजों ने प्रो इनकम्बेंसी वेव को साबित कर दिया है। इन चुनाव में राजनीति के बड़े बड़े महाराजा कैसे धराशायी हो गए, हमने वो भी देखा। चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे वो बादल परिवार हो, पिता पुत्र हो, या फिर उत्तराखंड में हरीश रावत हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, यहां तक कि पंजाब में आप फिर से देखिए सिद्धू हो, विक्रम मजीठिया हो। उत्तर भारत में देश ने जाति की राजनीति को काफी हद तक पीछे छोड़ा है और विकास के नाम पर वोट किया है। योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं थी, उनके नाम पर वोट किया है। MY फैक्टर, जो कि पहले मुस्लिम यादव फैक्टर माना जाता था, जिसका इस्तेमाल करके कई बड़े नेताओं ने कई सालों तक चुनाव जीते, वो नहीं चला। या यूं कहिए कि अब ये MY फैक्टर बदल गया है। ये समीकरण अब मुस्लिम यादव ना होकर मोदी योगी हो गया है। उत्तराखंड के नतीजों ने यह भी बताया कि एग्जिट पोल जो बता रहे थे वैसा नहीं हुआ। या तो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी या फिर कांग्रेस थोड़ी सी आगे बताई जा रही थी, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत का प्रेडिक्शन शायद ही किसी ने किया होगा। इन चुनावों में विकास का वोट बैंक बनकर उभरा है। जाति की राजनीति नहीं, विकास का वोट बैंक, जिसे डेवलपमेंट, जिसे ग्रोथ पर बात करनी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत ने केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया है। उनकी महत्वाकांक्षा आगे और बढ़ेगी। मायावती की बात करें, राजनीतिक सफर क्या समाप्ति की ओर है, ये एक सवाल है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.